नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी इजराइल की लड़ाई चल रही है। पहले उसकी लड़ाई गाज़ा में थी, अब गाज़ा से बढ़कर वो लेबनान पहुंची। लेबनान के बाद अब वो लड़ाई ईरान तक आ पहुंची है। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर इजराइल की जो लड़ाई है वो कहाँ से शुरू हुई, इजराइल कब कब से शुरू हुआ और आज जिस स्थिति में इजराइल है वो वहां तक पहुंचा कैसे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, इजराइल का गठन 1948 में हुआ। 1948 में जब दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया तब इजराइल का गठन हुआ। इसके पहले ये जो इलाका था इसको फिलिस्तीन कहा जाता था, पैलेस्टाइन। और ये इलाका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के आधिपत्य में था और इसके पहले ये ऑटोमन एम्पायर के आधिपत्य में था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों, तब इन दोनों देशों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और इन्होंने इस इलाके में अपने सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। इस बीच में क्या हुआ कि जो दुनिया भर के यहूदी लोग थे उन्होंने उनके मन में हमेशा से ये बात थी कि उनका अपना कोई देश नहीं है। हर जगह के लोगों का, हर धर्म के लोगों का अपना अपना एक देश है, कम से कम एक देश तो है, लेकिन यहूदियों का अपना कोई देश नहीं है। तो उन्होंने एक प्रॉमिस्ड लैंड, जो उनकी किताब में बताया गया है, प्रॉमिस्ड लैंड इजराइल, उसकी परिकल्पना में उन्होंने इजराइल नाम के एक देश की स्थापना की सोच रखी। और ये सोच उन्होंने 1980s में, सॉरी 1890s में शुरू करी। ये सोच, मतलब इस पर कॉन्फ्रेंसेस हुए कई सारे और लोगों से बातचीत की और धीरे धीरे यहूदी जो है वो दुनिया भर से आकर के इस इलाके में बसने लगे। और इस काम में उसकी मदद किसने की? ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। उन्होंने धीरे 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 करके यहूदियों को फिलिस्तीन के इलाके में बसाना शुरू किया। और इसके नतीजे में क्या हुआ कि धीरे धीरे वहां पर यहूदियों की आबादी बढ़ने लगी और यहूदी चूंकि अमीर लोग होते थे जनरली, तो उन्होंने क्या किया, वहां के जो अरब लोग थे उनसे, जिनको पैलेस्टीनियन अरब कहते हैं, उनसे जमीन खरीदना शुरू किया। और जमीन खरीद कर वहां पर और लोगों को बसाते गए। जब दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ 1945 में, तब यहूदी लोगों ने ब्रिटेन के सामने, यूएसए के सामने ये मांग रखी कि हमसे कहा गया था कि हमें हमारा एक देश दिया जाएगा और अब समय आ गया है कि आप उस वादे को पूरा कीजिए। और चूंकि यहूदियों को हिटलर ने, नाजी जर्मनी ने बहुत सताया भी था, तो एक सिंपैथी भी थी उनके साथ। तो ब्रिटेन ने और यूएसए ने मिलकर फिलिस्तीन का जो इलाका है वहां पर एक इजराइल नाम के देश का गठन किया। आप देख सकते हैं इस मैप में, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए, ये पूरा इलाका 1946 में पैलेस्टाइन था। ये पूरा इलाका, ये जो ग्रीन सा है, ये पूरा इलाका पैलेस्टाइन था 1946 में। 1947 में ये सफेद वाला इलाका जो है, ये इजराइल बना। फिर 1967 में एक युद्ध हुआ जिसके बाद इजराइल बढ़ गया और 2010 में आज ये स्थिति है कि इजराइल, ये पूरा इजराइल हो रखा है और ये बीच बीच में थोड़े बहुत सेटलमेंट्स हैं जिसको फिलिस्तीन के नाम से या पैलेस्टाइन के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफर इजराइल ने तय किया है पिछले लगभग 70-75 सालों में। अब आते हैं 1948 पर। 1948 में यूएन के माध्यम से एक देश का गठन होता है जिसको इजराइल का नाम दिया जाता है और जो यहूदियों का देश बनता है। कहाँ बनता है वो? पैलेस्टाइन में, बिल्कुल पैलेस्टाइन के बीच में। ये जो इलाका है ना, ये सफेद वाला, यहाँ पर सेटलमेंट्स थे, यहाँ से शुरू होती है कहानी। तो जब 1948 में इजराइल का गठन हो जाता है और यहूदी दुनिया भर से वहां पर आने लगते हैं, सिर्फ किसी यूरोप से नहीं, अमेरिका से नहीं, पूरी दुनिया से जो भी यहूदी थे उन सबको ये कहा जाता है कि आप यहाँ आइए इजराइल में, ये आपका एक घर है, आपको हम नागरिकता देंगे। तो यहूदियों की आबादी वैसे भी बढ़ने लगती है। इस बात से वहां के जो अरब थे, पैलेस्टीनियन अरब्स, उनके अंदर एक चिंता जाहिर होती है कि भाई वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए तो मतलब वो वही घर था, वो वहां से कहाँ जाते। तो एक लड़ाई शुरू हो जाती है 1948 में इजराइल और पैलेस्टीनियन अरब्स के बीच में, जिसको की बैकिंग रहती है, पैलेस्टीनियन अरब्स को बैकिंग रहती है मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज की, जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, सऊदी। ये सब कंट्रीज जो हैं वो इसराइल को मदद, सॉरी, पैलेस्टीन की मदद करते हैं और इसराइल के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं फिलिस्तीन के अरब।
और इस लड़ाई में ब्रिटेन भी सामने नहीं आता इजराइल के पक्ष में, और ना फ्रांस आता है ना यूएसए आता है। ये लड़ाई पूरी तरह से इजराइल के लोगों ने अपने दम पर लड़ी। और आप ये सोचिए कि देश का गठन हुआ है, उसके पास कोई सेना नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, फिर भी उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। ऐसा कहा जाता है कि जब लड़ाई चल रही थी तो जो आम नागरिक थे इजराइल के, वो अपने घर से, जो घर में चाकू होते हैं, कैंची होती है, इन सब चीजों से लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। फिर इस लड़ाई के बाद क्या होता है, इसराइल गेन्ड सम टेरिटरी फॉर्मरली ग्रांटेड टू पैलेस्टीनियन अरब्स। ठीक है, लड़ाई हुई, लड़ाई में आप जीते तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड रखेंगे अपने पास। तो इसराइल ने अपनी टेरिटरी को बढ़ा लिया, और इन अरब्स और इसराइलियों के बीच में एक पैक्ट भी होता है, एक शांति समझौता भी होता है। और गाजा पट्टी जो है वो इजिप्ट और जॉर्डन के पास चली जाती है। सॉरी, गाजा पट्टी जो है वो इजिप्ट को चली जाती है, और वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन के पास चला जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है गाजा जो इजिप्ट का था, और ये है वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के पास, और बाकी पूरा इलाका ये सारा का सारा इजराइल। ठीक है, अब यहां से हम 1967 1967 और जून 5 से जून 10, जिसको कि एक लड़ाई होती है इजराइल और उसके नेबरिंग अरब कंट्रीज के बीच में। इस लड़ाई को 6 डे वॉर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। ये लड़ाई सिर्फ 6 दिन चली थी और इजराइल ने ये लड़ाई 6 दिन में जीत ली। हुआ क्या कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ये सब मिलकर के और प्लान करते रहे कि हमें इजराइल को तबाह करना है, हमें उस पर हमला करना है। इसके पहले इजिप्ट ने सुएज कनाल में इजराइल के जहाज़ों को रोक दिया था, वो कहीं ट्रेड करने नहीं जा सकते थे, कोई सामान बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। और ये सब लोग मिलकर के प्लान कर रहे थे कि हमें अब लड़ाई कर देनी है, लड़ाई लड़ लेनी है इजराइल के साथ, इजराइल पर हमला कर देना है। लेकिन जब ये लोग प्लान कर रहे थे, उसी बीच इजराइल ने पहले हमला कर दिया इजिप्ट के ऊपर, और इजिप्ट के एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इजिप्ट से निपटकर फिर वो लेबनान और सीरिया की तरफ गया और इन दोनों देशों को भी बर्बाद कर दिया। और 6 दिनों के अंदर ये सारे तमाम बड़े बड़े देश जिनके पास बहुत रिसोर्सेज, बहुत पैसा था, वो सारे के सारे घुटने पर आ गए और उन्होंने इजराइल के साथ फिर से एक शांति समझौता किया। इसके बाद लगभग 20 सालों तक स्थिति कमोबेश ठीक रही। बीच में छोटी बहुत झड़पें होती थी, फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, या इजिप्ट और इजराइल के बीच में, या लेबनान, सीरिया और इजराइल के बीच में, लेकिन मामला कभी बहुत गर्म नहीं हुआ, बहुत आगे नहीं बढ़ा। लेकिन 20 सालों के बाद 1967, उस समय में ये तमाम अरब देश, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ये सारे इजराइल को तबाह करने पर पूरी तरह से आमादा हो गए। उन्हें लगा कि वो सारे मिलकर के और फिर एक हमला ऐसा इजराइल के ऊपर करेंगे कि इजराइल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उन्होंने दुश्मनी किससे कर रखी है। इजराइल ने पहले ही इस चीज को भांप लिया कि ये सारे मिलकर मेरे ऊपर हमला करेंगे, और इसके पहले कि वो सारे देश हमला करते, इजराइल ने ही उनके ऊपर अटैक कर दिया। और इस अटैक का अंजाम ये हुआ कि पहले ही दिन उसने इजिप्ट की पूरी एयरफोर्स को तबाह कर दिया। ऐसा तबाह किया कि आज तक इजिप्ट का एयरफोर्स उस लेवल पर नहीं बन पाया है जो 1967 में था। और इसके बाद उसने लेबनान, सीरिया, इन सब का रुख किया और इन सब को भी मतलब भारी तबाही मचाई उसने। और आप देख सकते हैं यहाँ कि इस लड़ाई के बाद क्या नतीजा हुआ। ये सिनाई पेनिनसुला है जो इजिप्ट के पास था, और ये वेस्ट बैंक है जो जॉर्डन के पास था। 1967 की लड़ाई के बाद ये सिनाई पेनिनसुला इजराइल का हो गया और ये वेस्ट बैंक भी इजराइल का हो गया। इसने जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लिया और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला ले लिया। और इसके बाद इन देशों ने शांति समझौता किया इजराइल के साथ, और
सिनाई पेनिनसुला हालांकि इसने लौटा दिया है इजिप्ट को, और वेस्ट बैंक का भी कुछ हिस्सा जॉर्डन को लौटा दिया, लेकिन कुछ हिस्सों पर अधिकार अपना रखा इजराइल ने। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देयर इज अ राइज ऑफ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ। आप लोगों ने यासिर अराफात का नाम सुना होगा, वो इसी ग्रुप का चेयरमैन, हेड था, लीडर था, अब जो भी कह लीजिए। ये संस्था बनाई गई थी मुख्यतः लेबनान के द्वारा और इजिप्ट के द्वारा, और इसमें ये संस्था मुख्यतः लेबनान और इजिप्ट के लोग जो शासक थे उनके द्वारा फंडेड थी, और इसमें कुछ मिडिल ईस्ट के देशों का भी पैसा लगा हुआ था। अब जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, ये पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था फिलिस्तीन की आज़ादी, इजराइल का खात्मा होता तभी फिलिस्तीन की आज़ादी हो पाती। खैर, तो पीएलओ का गठन के बाद पीएलओ ने बहुत सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, इजराइल के अंदर भी, इजराइल के बाहर भी उसने यहूदियों को टारगेट किया, फिर इजराइल ने पीएलओ के मेंबर्स को टारगेट किया, वो एक अलग कहानी है, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हुए इसके बाद आता है साल 1993, जिसमें 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड साइन किया जाता है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन और यासिर अराफात के बीच में। इस अकॉर्ड का मकसद क्या होता है? इस अकॉर्ड का मकसद होता है कि अगले 5 साल तक हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और फिर देखते हैं कि 5 साल के बाद क्या स्थिति बनकर आती है जब हम युद्ध विराम में रहते हैं तब। और इसी अकॉर्ड के तहत वेस्ट बैंक का जो इलाका था, जो इजराइल के पास था, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एरिया ए, बी और सी, और इन तीनों को पैलेस्टाइन और इजराइल के अथॉरिटी के अंदर में ला दिया गया, इन तीनों एरियाज को। लेकिन इसमें एक चीज रह गई थी, वो ये कि जेरूसलम का क्या होगा। जेरूसलम पर कोई फैसला नहीं हो पाया, और शायद यही कारण था कि ये ऑस्लो अकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बाद बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप, इन सब ने बहुत कोशिशें करी कि इजराइल का मुद्दा जो है वो किसी एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन की तरफ पहुंचे, एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन उसका निकाला जाए। और इस बीच में क्या हुआ कि पीएलओ का तो खात्मा हो रखा था, लेकिन हमास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गया और उसने इजराइल में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का काम जारी रखा। वहां से लगातार हमले होते थे, और फिर इजराइल की सेना जो है वो रिटेलिएट करती थी, लोगों को घुसकर पकड़ती थी, और ये चलता रहता था। इस बीच में 2014 में और 1200-1300 रॉकेट छोड़े गए गाजा से इजराइल की तरफ। फिर इजराइल ने उसका जवाब दिया, कई लोगों को पकड़ा, कई लोग जेल में बंद हैं, कई लोग मारे भी गए हैं। लेकिन इन सब का पीक पहुंचा 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास के जो आतंकी हैं उन्होंने इजराइल के अंदर घुस करके और हजारों लोगों को मार दिया। और ये इसके बाद इजराइल के सब्र का बांध टूट गया, और उसने ये मतलब ऐसी रणनीति बनाई और ऐसा काम किया कि आज के डेट में अब हमास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम अभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर भी, न ग्राउंड पर न खबरों में। ऐसा लग रहा है कि हमास कुछ था ही नहीं। और अभी इजराइल जो है वो लेबनान के साथ लगा हुआ है, और साथ ही साथ ईरान पर भी उसने हमला किया है। तो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये लड़ाई किधर जा रही है, क्योंकि दुनिया जो है वो अब कुछ देश जो है वो इजराइल के साथ भी हैं, कुछ देश हैं वो इजराइल के खिलाफ भी हैं। जैसे रशिया एक बहुत बड़ी पावर है जो इजराइल के खिलाफ है, चीन दबे शब्दों में इजराइल के खिलाफ है, भारत जो है वो तटस्थ है, अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ है। तो चीजें यहाँ से कहाँ जाती हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एंड वी विल कीप यू अपडेटेड।